Hello and good morning, students. Welcome to our online session. Till now, we discussed about two parts of chapter first of economics. Today, we are going to discuss third part of chapter first. So let's begin the chapter with its continuation. The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties HYVs of seeds. जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960 के जस्ट बाद जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसने इंडियन फार्मर्स को HYV वैरायटीज के जो सीड्स थे हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स थे व्हीट और राइस के लिए वो अवेलेबल करवाए। जो 1960 के बाद जो ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने को हमें मिलता है उसने इंडियन फार्मर्स को कल्टीवेशन के लिए व्हीट और राइस की कल्टीवेशन के लिए HYV के जो सीड है वो अवेल करवाए। Compared to the traditional seeds, the H5A seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant. और अगर हम ट्रेडिशनल सीड्स से इनका कंपैरिजन करें मतलब जो पुराने हम टाइम पे जो सीड्स यूज करते थे उनसे अगर इनका कंपैरिजन करें तो ये हमें कहीं ज्यादा मात्रा में ग्रेन्स जो है वो प्रोडक्ट करवाते हैं एक सिंगल प्लांट में। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. इसका रिजल्ट क्या निकला कि सेम पीस ऑफ लैंड पर जिसमें हम ट्रेडिशनल सीड्स का यूज करते थे और आज हम एच वाई वी सीड्स का यूज कर रहे हैं तो उसकी कंपैरिजन में ये हमें ज्यादा क्वांटिटी फूड ग्रेन जो है अवेलेबल करवाते हैं। HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result. लेकिन इसमें एक चीज ये है कि इसमें बहुत सारा पानी हमें चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता है अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए प्रोडक्शन का, इनका यूज हमें ज्यादा करना पड़ता है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड है HYV सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। ये मॉडर्न फार्मिंग आपका मेथड जो इस डायग्राम में आपको देखने को मिलता है। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, फार्म मशीनरी, डीजल्स, कैनाल्स, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज अ picture of modern farming method HYV seeds, chemical fertilizers, etc. Okay, now move further. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. अब ये कब पॉसिबल था जब हम इनको सबको कंबाइन करें। सिर्फ HYV सीड्स का यूज करके हम अपने प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। अब इसमें हमको इरिगेशन भी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, जब इन सबका कॉम्बिनेशन होगा तब ये हम यूज कर पाएंगे। फार्मर्स ऑफ पंजाब, उत्तर हरियाणा, इसके अलावा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश were the first to try out the modern farming method in India. तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे इन्होंने ये लोग फर्स्ट थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इंडिया में यूज किया था। The farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. जो फार्मर्स थे इन रीजन के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के उन्होंने ट्यूबवेल्स को सेटअप किया इरिगेशन के लिए और HYV सीड्स का यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया फार्मिंग में। सम ऑफ देम बॉट फ्रॉम फर्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर्स व्हिच मेड प्लकिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। और उनमें से जो कुछ फार्मर्स थे वो कुछ मशीन्स ही लेकर आए, ट्रैक्टर जैसे, थ्रेशर हो गया जिससे प्लकिंग और हार्वेस्टिंग जो है वो फास्ट हो सके। दे वर रिवॉर्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट और उनको रिवॉर्ड के रूप में हाई यील्ड्स जो व्हीट के वो दिए गए। ठीक है, दे वर रिवॉर्डेड। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वेराइटीज वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर। अगर हम पालमपुर में देखते हैं, जो हम एक इमेजनरी स्टोरी पढ़ रहे हैं पालमपुर की, अगर उसमें देखते हैं कि जो यील्ड व्हीट के जो यील्ड थे वो एक हेक्टेयर में 1300 अगर हम ट्रेडिशनल वेराइटीज का यूज करते थे तो एक हेक्टेयर में 1300 किलो का प्रोडक्शन होता था। विथ HYV सीड द यील्ड वेंट अप टू 30 मतलब कितनी सी उपज होती थी 1300 केजी की और द यील्ड वेंट अप टू 3200 केजी पर हेक्टेयर। और जैसे हमने HYV सीड्स का यूज किया तो उसमें हमारी उपज जो हमारी पैदावार है वो कितनी होगी 3200 केजी, मतलब एक हेक्टेयर में 3200 केजी। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट में इंक्रीज हुआ। पहले 1300 केजी होता था ट्रेडिशनल सीड्स के थ्रू और जैसे हम HYV सीड्स का यूज करने लगे तो हमारा प्रोडक्शन जस्ट जंप कर गया, 3200 केजी हो गया, है ना।
फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट ऑफ फार्मर्स के पास अब बहुत सारा वीट हो गया, सरप्लस वीट हो गया, मतलब जितना चाहिए था उससे ज्यादा ही हो गया मार्केट में सेल करने के लिए. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. ये कुछ हम पढ़ चुके हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में सारी चीजें, है ना. ये अगर हम देखिए प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट मिलियन टन्स में देखने को ही मिलता है. पूरा पल्सेस का और व्हीट का प्रोडक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पर. पहले अगर हम कॉलम में देखते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ आपका पल्सेस है, तो दूसरे वाले में हमारा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है. ईयर वाइज हमको दिया हुआ है 1965 से 66, फिर 70 टू 71. ये मिलियन टन्स में हमको पूरा ही ग्राफ दिया हुआ है. और ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑन फरवरी 2018, ये जो सोर्स है 2018 का एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू है. ओके, नाउ कुछ अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पॉइंट. विल द लैंड सस्टेन. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज. लैंड हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स है. सो एज अ नेचुरल रिसोर्स हमें इसको केयरफुल इसका यूज करना है, इसको फ्यूचर के लिए हमें प्रोटेक्ट करना है. सो इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन यूज, इसका यूज हमें केयरफुली करना है. ऐसा नहीं कि हमारा पूरा जो लैंड है वो पूरा बैरन कर दें पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर दें, ऐसा नहीं. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट्स दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज बेस. जो साइंटिफिक रिपोर्ट आती है वो क्या इंडिकेट करती है, जो मॉडर्न फार्मिंग करते हैं मेथड्स, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज किया जा रहा है, इससे नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है. इट हैज बीन ओवर यूज्ड. In many years, green revolution is associated with the loss of soil fertility. और कई सालों में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उससे देखने को मिलता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खत्म होती जा रही है ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. और किस वजह से हो रही है कि हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी बिल्कुल लॉस होती जा रही है. ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरिगेशन हैज लेड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर ट्यूबवेल. तो इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर का अगर हम यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं ट्यूबवेल्स के इरिगेशन, तो इरिगेशन करेंगे तो इससे क्या होगा, वाटर टेबल बिल्कुल इससे डिप्लीट हो रही है, कम होते जा रहा है पानी. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is difficult to restore them. It means कि environmental resources जो हैं, जैसे soil fertility और ground water को बनाने तैयार करने में लगभग बहुत सारे साल लग जाते हैं. और अगर एक बार इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो इनको रिस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो हमें अपने एनवायरनमेंट की ध्यान रखना है ताकि हम अपने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इंश्योर हो सके. अगर हमें आगे फ्यूचर और हमें सिक्योर करना है तो आज हमें एनवायरनमेंट की केयर करनी पड़ेगी. तो अगर हम ये बॉक्स को रीड करें तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो हम खेतों में यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रोवाइड मिनरल्स विद डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और प्लांट्स को इमीडिएटली अवेलेबल हो जाते हैं, जल्द से जल्द प्लांट में पहुंच जाते हैं. बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग. लेकिन ये सॉइल में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते. ओके, सॉइल को बहुत लंबे समय तक रिटेन करके नहीं रख सकते. ओके, दे मे स्किप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर एंड लेक्स. और ये जल्दी से सॉइल में से नीचे चले जाते हैं, सॉइल को स्किप कर देते हैं और जो ग्राउंड वाटर है आसपास, जो रिवर्स है, लेक्स, उनको पॉल्यूट कर देते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं, खत्म कर देते हैं. दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर दिस यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर. तो कुछ समय के बाद क्या होगा, जो सॉइल होगी वो बिल्कुल कम फर्टाइल हो जाएगी. जितनी वो पहले फर्टाइल होती थी उतनी फर्टाइल नहीं रहेगी, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. उसकी फर्टिलिटी जो सॉइल की है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसके अलावा द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री. अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज देखें सबसे ज्यादा कहां पर है, हाईएस्ट कहां पर है, पंजाब में. द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ. और कंटिन्यूअसली केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना, उसका कंटिन्यूअसली कंजप्शन करना सॉइल की हेल्थ को डिग्रेड करता है, खत्म कर देता है, कम कर देता है. पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल. और पंजाब फार्मर्स को फोर्स किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करें ताकि प्रोडक्शन लेवल को
ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकें। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। और इससे क्या हो रहा है, कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, बहुत फास्ट होती जा रही है। ओके, जो कल्टीवेशन कॉस्ट है वो क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, लेकिन इनका यूज तो बहुत बेकार है, हानिकारक। नाउ पॉइंट नंबर 4, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अगर हम देखें कि जो पालमपुर का लैंड है, जो लैंड है वो पालमपुर के फार्मर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। आपने जरूर रियलाइज किया होगा पूरा चैप्टर में कि जो फार्मिंग के लिए लैंड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। और हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर में जितने भी लोग एंगेज होते हैं, जरूरी तो नहीं कि सबके पास सफिशिएंट लैंड हो कल्टीवेशन के लिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। अगर हम देखते हैं पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज हैं, जिसमें से 1/3 क्या है, लैंडलेस हैं, जिनके पास लैंड नहीं है। दैट इज 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो 450 टोटल, जैसे नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 450, जिसमें से 150 जो है क्या है, जिनमें से मोस्ट ऑफ क्या है, दलित्स हैं, जिनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, ठीक है, और उनमें से जो बची हुई फैमिली है जिनके पास लैंड है, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. Okay, cultivation of such plot does not bring adequate income to the farmer's family. तो जैसे देखिए टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 450 है। अब 450 का 1/3 कितना होता है, मैंने आपको 1/3 निकालना बताया था। 3 1 3, 3 5 15, तो 150 फैमिली क्या है, दलित्स, जिनमें से अधिकतर के पास क्या नहीं है, लैंड ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए। और बची कितनी, जस्ट 250 बची। 240 जो आपका आ रहा है, जिनके पास 240 फैमिलीज जो कल्टीवेट करती है स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड करती है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम के लैंड है ना, 2 हेक्टेयर से भी कम हेक्टेयर के लैंड से वो है। तो ऐसे प्लॉट्स में जो कल्टीवेशन करना, वो इतनी ज्यादा इनकम तो होगी नहीं उनकी फैमिली को, है ना, इट कैन नॉट बी बेनिफिशियल फॉर देम, है ना। तो इतनी ज्यादा इनकम, एडिक्वेट इनकम उनकी फैमिली के लिए नहीं हो पाती है। ओके, सो इन 1960, अगर हम 1960 में ये स्टोरी देखते हैं, इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर गोविंद वॉज अ फार्मर with 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। 1960 में एक गोविंद था फार्मर जिसके पास 2.2 हेक्टेयर का एक अनइरिगेटेड लैंड था लार्ज। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टीवेटेड द लैंड, और अपने 3 बेटों के साथ वो उसने लैंड का कल्टीवेशन किया। दो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, द फैमिली मैनेज्ड टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो दैट द फैमिली possessed। ओके, इट मींस कि वो इतना कंफर्टेबली, इतना आराम से नहीं रहते थे। अपनी फैमिली को मैनेज करने के लिए इस खेती के कल्टीवेशन के अलावा, इस कल्टीवेशन के अलावा उनके पास एक बफेलो थी। तो उस बफेलो से उनको थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी, जिससे वो अपनी फैमिली का थोड़ा बहुत खर्चा चला लेते थे। सम इयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। अब कुछ सालों के बाद क्या होता है, गोविंद की डेथ हो जाती है और उसकी जो जमीन है वो उसके 3 बेटों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है। Each one now has a plot of land that is only 0.75 हेक्टेयर in size. अब हर एक बेटे, 3 बेटे थे, तो 2.25 का अगर हम 3 बेटों में हिस्सा डिवाइड करते हैं, अगर हम 2.25 का 3 बेटों में हिस्सा डिवाइड करेंगे तो आपका जस्ट आएगा 0.75 हेक्टेयर। अब इतना हेक्टेयर उनके पास बचता है साइज जमीन का, हर एक बेटे के पास 0.75 0.75 0.75 हेक्टेयर जो है वो खेत लैंड उनको मिलता है। इवन विथ इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, चाहे वो कितना भी उसमें इम्प्रूव कर ले, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज कर ले, फिर भी उनको अपनी फैमिली को फीड करने में प्रॉब्लम आती ही है। गोविंद सन्स आर नाउ नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड, मतलब वो बिल्कुल एबल नहीं है, कि सक्षम नहीं है कि उस लैंड में से अपने घर का पालन पोषण कर सके, रह सके। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, और उनको इस लैंड में काम करने के अलावा भी एक आध और भी काम करना पड़ेगा एडिशनल, अलग से कुछ इनकम के लिए। तो गांव में हम मेनली ऐसे ही देखते हैं कि जैसे एक फार्मर होता है, अगर उसके 5 बेटे हैं, सपोज करो अगर उसके 5 बेटे, तो 5 बेटों में इक्वली वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो लैंड कम हो जाएगा। या किसी फार्मर के 3 बेटे, तो 3 में वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो जो प्लॉट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सबके पास। तो इट मीन्स कि 2.25 या 2 हेक्टेयर से भी कम के प्लॉट्स है उनके पास अवेलेबल है, तो इससे उनको सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, यू कैन सी द लार्ज नंबर of small plots
स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। तो आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे नंबर ऑफ प्लॉट्स जो हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स जो हैं, वो एक विलेज में आसपास दिखते हैं इस पिक्चर में। अगर हम इस पिक्चर की बात करें, ये देखो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्लॉट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स बने हुए हैं, है ना। और यहाँ पर देखो कुछ बड़े बड़े प्लॉट्स बने हुए, इतने बड़े बड़े, है ना। तो आप देखो इधर छोटे, फिर साइज अलग अलग साइज के बने हुए हैं ना। तो कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, है ना। तो ये क्या है ये पालमपुर विलेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, कल्टीवेटेड लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज अनइवन, कहीं छोटे हैं तो कहीं बड़े हैं। दीज आर कल्टीवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, और जो छोटे छोटे खेत हैं वो छोटे छोटे फार्मर्स के द्वारा कल्टीवेट किए गए। ऑन द अदर हैंड, और अगर हम दूसरी जगह देखते हैं, मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज। मतलब जो अगर हम देखें, इस विलेज का आधे से ज्यादा जो एरिया है वो जो प्लॉट्स के द्वारा कवर किया गया है वो कैसा है, लार्ज साइज के प्लॉट्स है वहां पर, है ना। इन पालमपुर देर आर 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land। मतलब पालमपुर में ऐसी कुछ 60 फैमिलीज है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स है, जो वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा पर क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। ओके, अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। और कुछ ऐसे भी लार्ज फार्मर्स है जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा का, 10 हेक्टेयर और 10 हेक्टेयर से ज्यादा का भी लैंड है। इट मीन्स कि अगर हम देखें जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या अनइवन है, किसी के पास छोटी जमीन है, किसी के पास बड़ी जमीन है, किसी के पास बहुत मीडियम साइज की जमीन है। तो ये क्या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, कल्टीवेटेड लैंड का, है ना। तो किसी फार्मर के पास ज्यादा, किसी के पास कम है। इट इज अ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर। ओके।